Hello friends, welcome to Geeky Banker YouTube channel. So today we will start with Unit 11 Module B, and this is Software Security Controls. ठीक है. So now what we will study in this unit. सो एज पर IBF प्रिस्क्राइब्ड बुक हमारा जो है, ठीक है, तो उस बुक में जो है वो क्या क्या कवर करना है हम लोगों को उस बुक के अकॉर्डिंग एक बार उससे पहले देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे SDLC. ठीक है, SDLC. उसके बाद हम लोग देखेंगे SDLC के बाद ऐसे एक छोटा सा टर्म है स्यूडो कोड, क्या होता है, जैसे उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो है, ठीक है, कंट्रोल्स यूनिक्स में कैसे काम करता है या क्या क्या है. थोड़ा सा यूनिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, क्या कैसे होता है, एक बार वो देख लेंगे. देन वी विल सी कि ADS एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस विंडो में जो है वो क्या उसका यूजेबल है, क्या यूज़ है. देन वी विल डिस्कस स्कीमा क्या होता है DB में, ठीक है. देन वी विल सी एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी क्या है. एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी में क्या क्या हम लोग डिस्कस करते हैं. देन वी विल डिस्कस डेटाबेस कंट्रोल. डेटाबेस कंट्रोल क्या है. देन वी विल सी वाइट लेवल ATM. वाइट लेवल ATM के बारे में थोड़ा सा इंट्रो टाइप दिया हुआ है हमारे बुक में, तो थोड़ा सा हम लोग भी डिस्कस कर लेंगे कि वाइट लेवल ATM जो है वो क्या है. उसके बाद हम लोग ATM सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कार्ड ट्रैपिंग क्या है. ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कि कार्ड ट्रैपिंग क्या है. कार्ड ट्रैपिंग क्या है. जैकपॉटिंग क्या होता है ATM में, यदि हम बात करें तो जैकपॉटिंग क्या होता है ATM. देन हम लोग देखेंगे कि सिक्योरिटी कंसर्न जो हमारा है वो मोबाइल बैंकिंग में क्या क्या है. देन हम लोग रुपए के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ये सब चीज़ जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये सारा टॉपिक इस बुक में, इस यूनिट में एज पर आवर IBF प्रिस्क्राइब्ड बुक में जो है हमारा दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग इस सबको देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा है क्या कि SDLC क्या है. ठीक है ना, SDLC क्या है. ठीक है, SDLC क्या. देखिए, SDLC क्या है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. देखिए, हम सब जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हो, तो क्या है कि आप लोग MCA या BTech होंगे, ठीक है. और MCA या BTech या हो सकता है BSc कंप्यूटर साइंस भी हो सकते हैं. वैसे बैंकिंग में इलेक्ट्रॉनिक वाले को भी अलाउ किया जाता है, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ से भी हो. तो लेकिन यदि फाउंडेशन सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा ना, तो ये जरूर SDLC जरूर पढ़ा होगा, ठीक है ना. तो SDLC आपने पढ़ा होगा, आप लोग जानते भी हैं क्या है, लेकिन एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं. इसलिए यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा डिफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, जस्ट 2 लाइन में मैंने कंक्लूड किया हुआ है कि मान लीजिए वो सारा स्टेप, ठीक है, जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है, लेते हैं, ठीक है, फॉलो करते हैं जिस सारे स्टेप्स को, वो क्या है, SDLC है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है कि रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स विच इज फॉलोड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर. दैट्स इट. यही है ना कि स्टार्टिंग करते हैं स्टार्टिंग से, और एंड में जब तक आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय होके नहीं हो जाता तब तक जो भी काम करते हैं वो सारा कुछ ना कुछ तो आप करते होगे. उन सारे एक्टिविटीज़ को जो है डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, और उस स्टेप्स को ही हम क्या बोलते हैं, तो SDLC बोलते हैं. अब ये स्टेप क्या क्या है, देखिए कि सबसे पहला होता है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस. देन होता है डिज़ाइन. देन होता है डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट. मैंने इम्प्लीमेंट लिख दिया है, तो इम्प्लीमेंटेशन आप लोग समझिए, डिप्लॉयमेंट एंड देन मेंटेनेंस. कभी कभी किसी बुक में आप देखेंगे कि क्या होता है कि क्या करेगा, हो सकता है प्लानिंग अलग कर दे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, या प्लानिंग है ही नहीं या रिक्वायरमेंट एनालिसिस दे देगा, या हो सकता है कि प्लानिंग या डिजाइन एक साथ दे दे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस अलग अलग दे देंगे. लेकिन यही सारा कुछ स्टेप्स जो है वो होता है जब भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं,
तो क्या क्या होता है कि प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए, एक बार देख लीजिए, याद रहेगा, ठीक है ना। मान लीजिए प्लान करते होंगे, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या रिक्वायरमेंट लेते होंगे स्टेक होल्डर से, जो भी सिस्टम हमसे डेवलप करवा रहा है या जिसके लिए भी हम डेवलप कर रहे हैं उससे लेंगे। डिज़ाइन होता होगा, फिर कोडिंग होती होगी, फिर टेस्टिंग होता होगा, फिर जहाँ पे भी बोलता होगा AWS में कहाँ डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय कर दिए, डिप्लॉय इम्प्लीमेंट एक ही चीज़ है। देन उसके बाद कोई इशू आएगा या उसको कुछ और हमसे करवाना होगा तो मेंटेनेंस करेंगे हम, दैट्स इट। चलिए इसको ना एक बार 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं स्टेप्स में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। आइए, सबसे पहले हमारा है क्या, प्लानिंग क्या है। अच्छा एक बात बताओ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्लानिंग हो या आप डे टू डे वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसका प्लानिंग हो, प्लानिंग तो करते हैं ना। मान लीजिए एक बुक हमको बाय करना है, एक बुक यदि बाय करना है तो भी सोचते हैं कि इस राइटर का लूँ कि इस राइटर का लूँ, ठीक है, ऑनलाइन लूँ या ऑफलाइन लूँ, ठीक है, किंडल एडिशन लूँ या फिर फिजिकल बुक लूँ। आप सोचते हो ना, बहुत सारा प्लान करते हैं हम लोग, अभी लूँ या थोड़े दिन बाद लूँ, एग्ज़ाम आएगा तब लेंगे, नहीं बिना बुक के ही काम हो जाएगा तो नहीं लेंगे। तो प्लानिंग मतलब क्या होता है कि कोई काम करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टेप्स आप लेते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम में क्या प्लानिंग हो सकता है। प्लानिंग यही हो सकता है ना कि हमको सबसे पहले तो वो सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, आप बजट भी देखोगे, फिर आप बहुत सारी बातें देखोगे कि हम CMM लेवल 5 वाले कंपनी के पास जाएं, ठीक है, CMM लेवल 5 वाले कंपनी के पास जाएं या विदाउट CMM वाले के पास जाएं, ऐसे ही डेवलप करवा लें, कैसा काम है, उस कितनी क्रिटिकलिटी जितना ज़्यादा होगा आप CMM 5 के पास जाने की प्रोबेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। आपके पास बजट क्या है, तो ये सब ध्यान में रख करके आप डिसाइड करते हो कि आइडेंटिफाइंग द नीड फॉर अ सॉफ्टवेयर, इट्स एप्लीकेबिलिटी, रिक्वायरमेंट्स एक्सेट्रा। तो हम लोग ये सब जो है वो प्लानिंग में कंसीडर करते हैं। उसके बाद हम ये भी सोचते हैं कि हमें क्यों चाहिए सॉफ्टवेयर, हाउ इट शुड बी डेवलप्ड, कैसे होना चाहिए, टाइमलाइन क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दिस इज प्लानिंग। प्लानिंग मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आइए रिक्वायरमेंट एनालिसिस। देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो सिंपल, यदि मुझे एक लाइन में कोई बोलने के लिए बोले तो हम बोलेंगे क्या कि मान लीजिए जो भी ऑनर है या जो भी स्टेक होल्डर है, ठीक है, स्टेक होल्डर है, तो उससे जानना कि भाई आपको क्या चाहिए, आपका क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट में यही होता है। लेकिन जब भी हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एक टर्म आता है, आपको ये देखो यहाँ पे है ना, SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है। अब आप यदि डिटेल में पढ़ोगे ना तो SRS का टेक्निक है बहुत सारा, ठीक है, SRS का बहुत सारा टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, ठीक है, हम लोग उससे जो है वो 1-to-1 इंटरव्यू कर लेते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे मुझे पता चल सके कि पर्पस क्या है, स्कोप क्या होगा, ठीक है, या ओवरऑल उनको जो है वो कैसा सिस्टम चाहिए। तो ये सब जब आप डिटेल में जाओगे तो ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो SRS बनता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस के टाइम में ही बनता है, ठीक है। क्या है कि इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ टीम ऑफ सिस्टम एनालिस्ट्स that is used to describe software that will be developed, the main business purpose and functionality of a certain product and way how it performs its core functions. तो रिक्वायरमेंट में क्या है कि जो हमारा ऑनर है, स्टेक होल्डर है, जिसको भी डेवलप करवाना है, तो जो डेवलपर होते हैं या मान लीजिए डेवलपर को जो भी रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो या जो भी हो, तो वो जाकर के रिक्वायरमेंट फाइनल करता है कि भाई क्या क्या चाहिए सिस्टम में उसे, ठीक है। तो प्लानिंग रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया। अब बात आता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट मतलब क्या है कि जो भी SRS में है, जो भी चाहिए, तो उसको अब कोडिंग करना जो है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे, यही ना है कि इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग स्टार्ट वंस द डेवलपर गेट्स द डिजाइन डॉक्यूमेंट। इससे पहले भी बहुत सारा आप डिटेल में जाओगे तो वो DFD बनता है ना, डेटा फ्लो डायग्राम बनता है, बहुत कुछ होता है, तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस जो रिक्वायरमेंट वो दिया है, डेवलपमेंट फेज में बस कोडिंग किया जाता है, ठीक है ना। द सॉफ्टवेयर डिजाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू सोर्स कोड। ऑल द कंपोनेंट्स of the software are implemented in this phase
इन दिस स्टेप यू स्टार्ट विथ एक्चुअल डेवलपमेंट, स्यूडो कोड, कोडिंग, कोडिंग स्टैंडर्ड, यूज ऑफ लाइब्रेरी, यूनिट टेस्टिंग एक्सेट्रा जो है वो हम लोग करते हैं इसमें। ठीक है, तो डेवलपमेंट में कुछ नहीं है। देखिए अब टेस्टिंग में क्या है कि मान लीजिए प्लानिंग हुआ, सबसे पहले सिस्टम बनाना है, फिर रिक्वायरमेंट ले लिया, रिक्वायरमेंट के बाद जो है हमने क्या किया, डेवलप करना स्टार्ट किया। जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो टेस्टिंग भी करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग क्या है कि टेस्टिंग स्टार्ट्स वंस द कोडिंग इज कंप्लीटेड एंड द मॉड्यूल्स आर रिलीज्ड फॉर टेस्टिंग। In this phase, the developed software is tested thoroughly and any defects found are assigned to developer to get them fixed। चलिए टेस्टिंग की बात चलिए ना, मैं एक बात बताता हूँ। यदि आप लोगों में से कोई कोडिंग कर रहे होंगे तो आजकल क्या पिछले 5-10 साल से क्या होता है कि जब भी हम कोड लिखते हैं ना तो वहीं पे यूनिट टेस्टिंग का भी लिखा जाता है। यूनिट टेस्टिंग का भी साथ साथ ही हम लोग कोड में ही लिख देते हैं कि मान लीजिए आप कुछ बनाए हो ना, आप कुछ यूनिट जो डेवलप हो गया तो उसका वहीं पे कोड लिख दिया जाता है जो हमेशा वैलिडेट करता रहता है। ठीक है, यदि कोडिंग में कुछ आप इधर उधर करोगे वो टेस्ट कर लेगा। तो लेकिन ये टेस्टिंग की बात जो हो रही है, ये बात हो रही है आपको जो ओवरऑल जब प्रोडक्ट इज़ रेडी, आप क्लाइंट को देने से पहले जो आप यूज़ करते हो तो इसके लिए यूज़ होता है। क्लाइंट को देने से पहले जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, अब बहुत टाइप का यहाँ पे टेस्टिंग होता है। ठीक है, तो उसको हम नहीं करेंगे। बस यहाँ पर क्या है कि एक बार प्रोडक्ट हमारा डेवलप हो गया तो हम लोग टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग इज डन अंटिल इट्स मिस्ड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। टेस्टर्स रेफर SRS डॉक्यूमेंट टू मेक श्योर दैट द सॉफ्टवेयर इज एज पर द कस्टमर स्टैंडर्ड। होता है क्या है, देखिए रियल लाइफ में भी ना क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको कोई स्टेक होल्डर आके बोलता है कि हमको ना एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अब क्या है कि यदि आप SRS नहीं बनाओगे तो वो बोलेगा हाँ ये चाहिए, और जब बन जाएगा ना बोला मैं तो ये बोला ही नहीं था, या वो बोलेगा नहीं 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 मेरा ये रिक्वायरमेंट नहीं था। तो इसी से बचने के लिए SRS जो है वो बनता है और फिर उसमें साइन वाइन कर लिया जाता है कि भाई बाद में जो है ना वो कोई कुछ बोल नहीं पाए। ठीक है, कि बाद में अब मान लीजिए टेस्टर भी करेगा तो टेस्टर भी है वो SRS को ही ध्यान में रख के करेगा। ठीक है, कि उसी के अकॉर्डिंग वो वैलिडेट करेगा इनपुट आउटपुट को जो SRS में जैसे मेंशन किया हुआ है उस टाइप से। ठीक है, तो टेस्टिंग में है। अब देखिए जब टेस्टिंग हो जाएगा तो फिर इम्प्लीमेंटेशन बोलिए या फिर डिप्लॉयमेंट बोल दीजिए। इम्प्लीमेंटेशन मतलब डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट। इम्प्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट में क्या होता है, देखिए टेस्टिंग के बाद क्या होता है ना जनरली इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉयमेंट मान लीजिए अभी होगा कि डिप्लॉय कर दिया जाएगा इसको जहाँ भी डिप्लॉय करना हो, मान लीजिए क्लाउड में करना है या अपना सर्वर में करना है, जहाँ भी करना है लोकल सर्वर में, तो डिप्लॉय करके ना फिर वो UAT देते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट के बाद ही वो एक्चुअल प्रोडक्शन पे मूव करता है जो प्रैक्टिकल या रियल लाइफ में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं SDLC का मेथड पढ़ रहे हैं 1 by 1। तो टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट हो जाएगा सीधे सीधे कि वंस द प्रोडक्ट इज टेस्टेड इज डिप्लॉयड इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट फॉर फर्स्ट UAT is done depending on the customer expectation. In the case of UAT or replica of the production environment is created and the customer along with the developer does the testing. If the customer finds the application as expected then sign off is provided to the customer to go live. ठीक है, कि सबसे पहले जो है टेस्टिंग हो गया, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट हो गया। डिप्लॉयमेंट के बाद क्या होगा कि हम लोग जो है वो UAT दे देंगे अपने स्टेक होल्डर को, जो भी जिसके लिए भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे उसको दे देंगे कि भाई आप जाके अब इसे टेस्ट करिए, आप अपने हिसाब से आप वैलिडेट करिए। ठीक है, और ये सब के बाद क्या होता है कि मेंटेनेंस होता है। मेंटेनेंस मतलब कि मान लीजिए आफ्टर सर्विस जिसको बोलते हैं। मेंटेनेंस इज व्हाट, मेंटेनेंस इज नथिंग बट आफ्टर सर्विस, या हम बोल सकते हैं आफ्टर सर्विस बोलना कितना सही रहेगा, लेकिन आफ्टर सर्विस टाइप ही समझो ना कि एक बार आपने सॉफ्टवेयर हैंडल कर दिया है, आपने दे दिया है उसको कि हाँ भाई डिप्लॉय करके दे दिया है। ठीक है, तो उसके बाद मान लीजिए दो ही चीज़ हो सकता है, या तो वो नया रिक्वायरमेंट कुछ लेकर के आएगा या एग्जिस्टिंग में कुछ उसे चेंज कराना रहेगा। और तीसरा ये चीज़ होता है कि यदि आपका AMC कॉन्ट्रैक्ट है तो यू विल मेक श्योर कि वो चलता रहे अच्छे से, कोई इशू ना हो। तो ये तीन चीज़ें होती है कि एक तो आपको रेगुलर देखना है, AMC वाला पार्ट देखना है, दूसरा ये देखना पड़ेगा कि न्यू रिक्वायरमेंट कुछ आता है तो आप उसके लिए जाओगे, तीसरा जो एग्जिस्टिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें होता है SDLC में। SDLC में हमने क्या क्या पढ़ा, SDLC में सबसे पहले पढ़ा था प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस और प्लानिंग के बाद हमने क्या पढ़ा हुआ था, देखिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो था, एक बार ऐसे ही रिवाइज कर लेते हैं। प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस था, फिर डिज़ाइन था, फिर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये सब हमारा जो है ये इसका पार्ट था।
देखिए जब भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है ना, डिजाइन हमेशा इसके साथ ही होता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए स्यूडो कोड क्या है, सिंपली यदि आप लोग भी ना कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो स्यूडो कोड में क्या होता है, स्यूडो कोड में क्या होता है कि एक पेन और पेपर पे आप लिखते हो ना, लॉजिक लिखते हो ना, कि मान लीजिए हम बोलेंगे कि ठीक है आप जो है वो एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें मैट्रिक्स के डायगोनल का सम हो, सिंपल सिंपल ऐसा ही प्रोग्राम बनाते हैं ना स्टार्टिंग में। मान लीजिए कि स्टार्टिंग में हम लोग तो ऐसा ही प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए मैं बोलूँगा क्या कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है 7 8 9, आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो डायगोनली इसको सम करे, ठीक है, ये सम कर, सिंपल। तो सबसे पहले आप बोलते हैं ना हम ड्राई रन करो, ये स्यूडो कोड एक तरीके से आप लिखते हो कि हाँ फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा, कॉलम का वैल्यू i बराबर j हो या ऐसा कुछ, मतलब i बराबर j हो तो सम करो, नहीं तो नहीं है, ऐसा करके कुछ आप लगाएंगे। तो ये जो आप रन करके देखते हो ना, ये जो आप रन करके देखते हो अपने कॉपी पे पेंसिल लेके जहाँ भी लिख करके आप जो देखते हो एक्चुअल रन से पहले, तो वही स्यूडो कोड होता है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इट इज अ मेथोडोलॉजी दैट अलाउज द प्रोग्रामर टू रिप्रेजेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। मान लीजिए जो एल्गोरिदम कुछ भी है, तो एल्गोरिदम में तो कोडिंग नहीं ना किया हुआ रहता है, तो एल्गोरिदम जो है, ठीक है, तो एल्गोरिदम का जो कोडिंग होता है, एल्गोरिदम में जो स्टेप्स है, तो उसको आप रेप्लिकेट कोडिंग में करोगे, ठीक है, तो वो हो गया आपका क्या हो गया, वो हो गया स्यूडो कोड। मतलब इट इज ए मेथोडोलॉजी दैट अलाउज द प्रोग्रामर टू रिप्रेजेंट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्या है कि स्यूडो कोड इज रीडेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम शुड डू। एकदम सही, इसमें कोई इशू नहीं है कि मान लीजिए कि एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम जो भी आपने लिखा हुआ है वो क्या करेगा, तो दैट इज स्यूडो कोड। उसमें इट इज रिटन इन अ रीडेबल स्टाइल दैट यूजेस नेचुरल सिंटैक्स एंड सो इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर और अदर्स। एक तरीके का यही ना है कि हम बोलते हैं कि फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक इसको चला देना, ठीक है, ये होगा, ये जब ये होगा तब तुमको ऐड करना है, इस टाइप का कुछ। तो दिस इज, यही तो स्यूडो कोड है, ठीक है। ये एक्चुअल ऐसा नहीं है कि ये C++ जावा या किसी और लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा रहता है, ये नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश में लिखा रहता है। मान लीजिए इंग्लिश हिंदी जो में भी है, इंग्लिश में ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसमें लिखा रहता है। मैंने बोला अभी कि स्यूडो कोड इज नॉट रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सो दैट इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। इट सर्व्स अ ब्लूप्रिंट फॉर ट्रांसलेटिंग द कोड्स लॉजिक इनटू एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हो गया हमारा स्यूडो कोड। स्यूडो कोड में भी कुछ भी नहीं है। आइए अब ये हमारा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सबसे देखिए है क्या कि सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी फीचर इन यूनिक्स, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे ना, उससे पहले ना एक बार थोड़ा सा ना डिस्कस करते हैं यूनिक्स के बारे में, ठीक है, कि यूनिक्स क्या है, कैसे है। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए आप लोग भी। देखिए यूनिक्स का ना जो, यदि आप एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसे होता है कि सबसे अंदर में यहाँ पे होता है, उसके पतला वाला पेंसिल ले लेते हैं, नहीं तो लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे होता है हार्डवेयर, ऐसा ही कुछ होता है, और हार्डवेयर के ऊपर में होता है कर्नल। कर्नल हो गया, और उसके बाद फिर क्या होता है, कमांड्स होता है ना, CPP NV, डायरेक्टरी बोलो, ठीक है, ENV, थोड़ा सा, तो ये क्या कर्नल हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, कमांड्स, ठीक है, और नेक्स्ट में क्या होता है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होता है ये, ठीक है ना, ऐसा कुछ काम करता है। और इसमें क्या क्या है कि ये ना, जो मान लीजिए कर्नल का काम क्या है कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट करोगे, ठीक है ना। ये जो है वो क्या है, आपको यदि हम ऐसे बोलें तो ये क्या है कि हम बोलेंगे कि ऑल यूनिक्स इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइल्स। इसमें जो होता है वो फाइल्स में ऑर्गेनाइज होता है, और फाइल्स जो है वो डायरेक्टरी के फॉर्म में होता है, और बहुत सारा डायरेक्टरी जो होता है वो मिलके फिर बनाता है एक फाइल स्ट्रक्चर या फाइल सिस्टम बनाता है। सबसे पहला डायरेक्टरी जो होता है वो क्या होता है, हमारा रूट होता है।
रूट, फिर उसके बाद मान लीजिए डेव हो गया, या फिर ईटीसी यूज़र, फिर ईटीसी में भी सब डायरेक्टरी हो जाएगा। याद नहीं आ रहा है, शायद पासवर्ड करके कुछ होता था, INT करके कुछ होता था, फिर पता नहीं ग्रांट, ये सब तो इसमें ईटीसी में होता था। उसके बाद जो है हम लोग परमिशन की यदि बात करें, ठीक है, तो इसमें परमिशन कैसे होता है। परमिशन ना आप जब भी देखोगे 3 भाग में जो है वो बटा रहेगा, ठीक है, वो कुछ ऐसा लिखा रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन की बात करें तो ऐसे, और फिर हो गया RW एंड देन अगेन R, ये मतलब कि, और ये 3 ग्रुप में जो आप देख रहे हैं ना, रुकिए दूसरा कलम यूज़ करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पहला वाला जो यूज़ होता है वो होता है यूज़र के लिए, यूज़र नहीं ऑनर बोलिए आप, जिसने उस फाइल को क्रिएट किया। मैं यहाँ पे फाइल परमिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। फाइल परमिशन जो डिफ़ॉल्ट फाइल परमिशन होता है ये ऐसा ही होता है, 3 ग्रुप में है, 2 में रीड राइट का है और 1 में सिर्फ रीड का है। तो ये ऑनर वाला फाइल है, ये फाइल, ये जो होता है वो उसके लिए, उस ग्रुप के लिए होता है जिस ग्रुप से वो फाइल बिलोंग करता है। ये ग्रुप एक्सेस के लिए हो गया, और ये ऑल यूज़र के लिए हो गया एक्सेप्ट ये दोनों, ठीक है, ये सभी के लिए है। तो ऑनर है तो उसको रीड और राइट का अधिकार है। ग्रुप है जिस ग्रुप से वो फाइल बिलोंग करते हैं तो रीड राइट का उसको भी दे दिया कि भाई इस ग्रुप में वो चलो करो। लेकिन जो अदर है उसको सिर्फ रीड का परमिशन होता है। तो ये हो गया बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन की बात। नेक्स्ट हम लोग यदि बात करें तो ठीक है, इतना समझ लीजिए काफ़ी। अब हम लोग ना 1 बाय 1 करते हैं। अब क्या है कि कर्नल जो है ये मेन है, ठीक है, जब भी कोई होगा तो हार्डवेयर और इसके बीच में ये इंटरफेस का काम करता है कर्नल, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। उसके बाद इसमें और 1-2 चीज़ें जो पढ़ लेते हैं, चलिए इसको हटा के उसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई यूज़र जब क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हम, या कोई यूज़र है तो उसको ना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको परमिशन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ही वो कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें कन्फिग्रेशन फाइल्स होता है .cnf या फिर .conf .cfg। कन्फिग्रेशन फाइल का क्या मतलब है, तो ये जो होता है, मान लीजिए कन्फिग्रेशन फाइल में ना आप सारे कन्फिग्रेशन को स्टोर कर सकते हो। वो कन्फिग्रेशन फाइल भी अलग अलग होता है। मान लीजिए इसमें यूजर स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन रख सकते हैं, नेटवर्क स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन रख सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादातर ना कन्फिग्रेशन वाला फाइल ना /etc में मिलेगा, आप यूनिक्स की बात करें तो, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसमें हम लोग और देख रहे हैं कि हम लोग ना मॉन्टिंग की बात करते हैं। मॉन्टिंग क्या होता है, मॉन्टी नहीं, मॉन्टिंग मतलब हुआ कि जैसे है ना यहाँ पे मॉन्टिंग फाइल सिस्टम, इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई यूज़र ए है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी यूज़र जब लॉगिन होता है तो रूट डायरेक्टरी जो है ना वो माउंट हो जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ ही डिफ़ॉल्ट जो होता है डायरेक्टरी वो माउंट होता है, सब बाकी माउंट नहीं होते। मतलब जिस हिसाब से उस यूज़र को प्रिविलेज है कोई काम करने का तो उस हिसाब से माउंट होगा वो सिस्टम आपके साथ, मतलब आपके लिए यूज करने के लिए वो अवेलेबल रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि फाइल सिस्टम या डायरेक्टरी जो भी है कि मस्ट बी ओपन बिफोर इट कैन बी अवेलेबल टू प्रोसेस ऑन द सिस्टम, या मस्ट बी माउंटेड बिफोर इट कैन बी अवेलेबल टू प्रोसेस ऑन द सिस्टम, ठीक है। माउंटिंग मीन्स यही होता है ना कि अटैचेज दैट फाइल सिस्टम टू अ डायरेक्टरी एंड मेक इट अवेलेबल टू द सिस्टम और द यूज़र, जो भी आप बोलो। तो ये जो है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसमें। अब मान लीजिए सुपर यूज़र इसमें भी होता है। सुपर यूज़र मतलब रूट यूज़र जो है वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। विंडो में भी जैसे एडमिन होते हैं वैसा कुछ, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज़ होता है ना। आप यूनिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है ना कि बहुत ज़्यादा कन्फिगरेबल है। आप जो है वो हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि एक यूज़र जो है वो एक पर्टिकुलर फाइल को जो है वो रीड कर सकता है या राइट कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है। नहीं, विंडो में क्या है, विंडो में यदि मान लीजिए आप जब लॉगिन है कोई भी .exe फाइल आप जो है वो रन कर सकते हो। प्रॉब्ली हो सकता है कि यदि वो उसका रूट में या कोई ऐसा क्रिटिकल चेंज सिस्टम में करेगा तो सिस्टम रोक देगा, लेकिन एटलीस्ट यू कैन एग्जीक्यूट। बट यूनिक्स में क्या है कि आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकते, ठीक है। आपको जो परमिशन है ना आप वही काम कर सकते हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सिक्योर है। अब देखिए मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि यूज़र अकाउंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर यूज़र, वही रूट यूज़र हो गया, ग्रुप हो गया, एंड देन जनरल यूज़र अकाउंट्स हो गए। यूनिक्स हैज़ रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर बिल्ट इन इंक्लूडिंग यूज़र लेवल परमिशन एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, एक्सेस कंट्रोल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब डिफॉल्ट परमिशन, आईनोड, यूआईडी, जनरल सिक्योरिटी प्रिंसिपल हो गए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी, इसको देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी जो होता है, सबसे पहले मान लीजिए होता है रूट की बात करें, उसके बाद मान लीजिए जैसे डेव हो गया, उसके बाद आप मान लो बिन हो गया, टीएमपी होता है एक, यूएसआर होता है एक, ठीक है, यूएसआर, उसके बाद ईटीसी होता है, और फिर ये सब रूट से जुड़े हैं, फिर उसके बाद भी सब जुड़ा हुआ है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल और डायरेक्टरी है ना, तो मान लीजिए हम क्या डायरेक्टरी लेवल पे भी हम एक्सेस को कर सकते हैं, ठीक है, कि यूज़र को पर्टिकुलर डायरेक्टरी में क्या हम दिखाना चाहते हैं, क्या यूज़ कर सकता है, क्या वो नहीं यूज़ कर सकता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो मैं आपको बताया .cnf, .conf, ये सब फाइल जो होता है वो आप उससे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, नेटवर्क स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन, यूजर स्पेसिफिक, प्रोसेस स्पेसिफिक, आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन जिस टाइप करना है कर सकते हो। मॉनिटरिंग फाइल सिस्टम एंड प्रोटेक्शन ऑफ फाइल्स, मतलब एक यूज़र को जो फाइल सिस्टम या जो मतलब अलाउड है एक्सेस करने का वही माउंट होगा, बाद बाकी वो अवेलेबल ही नहीं रहेगा उसके लिए एक्सेस करने के लिए। लास्ट वाला है कि ऑडिट लॉग एंड यूज़र अकाउंट ट्रेल्स, मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसका एक लॉग बनता रहता है। आप यूनिक्स में या लाइनक्स में आप देखे होंगे, मैं साथ में दोनों का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि लाइनक्स इज़ वेरी मच ऑन यूनिक्स बेस्ड, तो उसमें लॉग फाइल बनता रहता है जो आपके एक्शंस को नोट डाउन करता रहता है। तो ये इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स थे, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस। देखिए यदि आप बैंक में है ना आप लोग, तो एडीएस तो आपके यहाँ होगा ही होगा, और एसबीआई में है तो फिर तो होना ही होना है, या दूसरे सारे बैंक में कर लिया है, ठीक है ना, तो एडीएस है। एडीएस क्या होता है कि यदि मैं ऐसे आपको समझाऊं तो ये ना डायरेक्टरी लेवल पे एक्शन को, डायरेक्टरी लेवल पे परमिशन को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए कि सिस्टम में ना यदि एडीएस लगा हुआ है तो आपको जो परमिशन है, मान लीजिए परमिशन है कि हाँ भाई क्रोम या जो भी ब्राउज़र है उस पर ओपन करोगे, सीवीएस का ये खुलेगा, बस यही देखोगे और कुछ नहीं देखोगे। एडीएस यदि है, आप देखे होगे, मैं सिंपल प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ कि जैसे ना मान लीजिए आपका नेटवर्क है, नेटवर्क पे क्लिक करके आप चाहोगे आईपी चेंज कर दें, आप नहीं कर पाओगे, एडीएस का पासवर्ड मांगेगा वो। आप यदि कोई ड्राइवर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करना चाहोगे, आपको पासवर्ड मांगेगा वो। आप यदि पेन ड्राइव यूज़ करोगे तो नहीं यूज़ होगा, कोई भी रिमूवेबल डिवाइस नहीं यूज़ होगा उसमें। साथ ही साथ क्या होता है कि सेंट्रली इसको जो है वो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, ब्रांचेज को, आरओ को, एक सेंट्रल लोकेशन से, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्टिव डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी सर्विस दैट रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, ठीक है। दिस इनेबल एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज परमिशन एंड कंट्रोल एक्सेस टू अ नेटवर्क रिसोर्सेज, ये भी सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। Using this server, one can manage from centralized location services like user management, hardware peripherals, removable media, etc. मतलब सेंट्रल लोकेशन पे बैठ के ये सब को आप मैनेज कर सकते हो। लोकल सिस्टम जो वहाँ का है उस पर आप यहाँ चाहोगे कि वो पेन ड्राइव एक्सेस करेगा तो कर लेगा, आप चाहोगे नहीं तो नहीं। वो कुछ भी .exe रन नहीं कर सकता है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकता, अनइंस्टॉल नहीं कर सकता है, अब वो नेटवर्क को चेंज नहीं कर सकता है। ये सारा जो है वो एडीएस से ही पॉसिबल होता है। After implementation of ADS, one needs of permission while installing and installing of a software drivers. Nowadays, every financial organization has implemented this service. तो ये हमारा जो है वो ADS है। For security point of view, ADS is mandatory for everyone, ठीक है। आप जहाँ भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन या ऐसा कुछ एप्लीकेशन आप रन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे फिनेंशियल डेटा एक्सेस हो रहा है या कुछ और, तो आपके पास ADS होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारा कि हाउ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर सिक्योर देन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ऐसे बोलूँ तो लाइनेक्स में कभी आपने सुना है कि उसमें वायरस आ गया है? नहीं सुने होंगे, कभी नहीं सुने होंगे। वायरस आता है, ऐसा नहीं आता है, लेकिन अभी लाइनेक्स देखेंगे तो ना हमको लगता है 3-4% के आसपास शायद मार्केट शेयर होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं ओएस की बात कर रहा हूँ। और विंडो बहुत बड़ा है, तो क्यों इसको कोई टारगेट करेगा? टारगेट भी नहीं करता है, लेकिन ये इतना सिक्योर है, ठीक है, कि इसमें वायरस जो है एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। आइए अब क्या है कि लाइनेक्स डजंट अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन बाय डिफॉल्ट, इट विल
allow you to use your home directory freely, but whenever you want to do a system level operation you need to provide the root password. कितना बढ़िया है कि वैसा कुछ भी आप करना चाहोगे जो सिस्टम, पूरे सिस्टम में चेंजेज या कुछ फर्क लाएगा, तो आपको रूट एक्सेस चाहिए होगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे. For downloading in Linux, package managers are used. We can say a package manager is responsible for downloading the programs you need from trusty sources called repositories. Repositories are usually managed by the community and packages take a long process to get verified and accepted. They also make things easier for the user since there is no search on the internet or nor any lookup for download files. All you have to do is enter a simple command. कितना बढ़िया लिखा हुआ है. सबसे पहली बात कि विंडो का जो है .exe फाइल वाला कोई भी एक टुच्चा सा जो है वो कोई फर्जी सा आदमी जो है वो बना के डाल देगा और वो है पब्लिक स्पेस में, आप डाउनलोड करोगे और वो जो करना चाहेगा कर लेगा. लाइनेक्स के केस में ऐसा नहीं है. लाइनेक्स के केस में क्या है कि उसका अपना कम्युनिटी है, ठीक है, और वो डेवलप करता रहता है या चेंज करता रहता है या अपडेट करता रहता है. और मान लीजिए जब भी कुछ वो मॉड्यूल या पैकेजेस कुछ भी ऐड करता है तो उसका जो एक्सेप्टेंस है उसके लिए भी बहुत लंबा प्रोसेस है. वो उस प्रोसेस के थ्रू जाएगा. यदि सब कुछ ठीक लगेगा दूसरे लोगों को भी जो भी ओपन सोर्स कम्युनिटी में है, जब वो एक्सेप्ट करेंगे उस चेंजेस को, देन ओनली वो चेंज आएगा, दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल होगा, नहीं तो डिस्कार्ड हो जाएगा. तो पहली बात तो ये है कि जो भी आप डाउनलोड कर रहे हैं एक तरीके से वो वेरीफाइड है. दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो मैं पढ़ रहा हूँ कि रिपोजिटरी से आप करते हो, और डाउनलोडिंग के लिए क्या होता है कि मान लीजिए आप एक सिंपल कमांड चलाते हैं और वो पैकेज को डाउनलोड कर देता है, फिर आप पैकेज को रन करते हो. एक तो इसका कम्युनिटी ओपन सोर्स है, कम्युनिटी बहुत बड़ा है, तो वैल्यू एडिशन हमेशा होता ही रहता है. ठीक है, ठीक है. तो मान लीजिए इसका एक तो ओपन सोर्स कम्युनिटी बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कुछ भी मान लीजिए इशू होता है या इशू जो है वो बहुत प्लेसेस पे वेरीफाई हो रहा है, तब जाकर के वो यूज़र के लिए अवेलेबल होता है. ठीक है, हो मतलब एक चीज़ तो है कि बहुत कम लोग ही यूज़ कर रहे हैं इसको, धीरे धीरे पॉपुलरिटी बढ़ रही है. मेजर शेयर अभी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही है. तो ये हमारा हो गया एक. अब देखिए उसके बाद क्या है कि लाइनेक्स इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच मीन्स दैट द सोर्स कोड फॉर इट is available for anyone to see and modify. At first you might think that this is a security risk since bad people can look at the code, but the benefit outweigh the risk is this case since even more developer and researchers all over the world finds bugs and exploit and send patches almost every day to the Linux source code, which makes it safer and more secure over time. ठीक है. For Windows, automatic updates are only available for the system and a few other Microsoft software. Generally, the software developers are responsible for implementing update, which some don't implement at all. This leaves the user with outdated application. Simply बात यह है कि मान लीजिए कि Windows 7 आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक टाइम के बाद उसका जो है वो क्या होता है, Microsoft भी छोड़ देता है अपडेट देना, तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे. या फिर आपने यदि पेड वर्जन नहीं लिया है तो अपडेट आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये सिक्योरिटी रिस्क है. ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है कि लाइनेक्स इंस्टीड मेक्स इट इजी टू गेट अपडेट एंड सिक्योरिटी पैचेज नॉट ओनली फॉर द सिस्टम बट ऑल्सो फॉर द एप्लीकेशंस. कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करो, कोई भी ओएस, मतलब ओएस तो लाइनेक्स ही यूज़ करोगे, तो एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अपडेट जो है वो मिलेगा. पैकेज मैनेजर में एक बार आप चलाओगे जितना भी सबको अपडेट कर देगा, कुछ अपडेट आया रहेगा. तो लाइनेक्स सिस्टम आर रेयरली इन्फेक्टेड बाय मैलवेयर such as viruses, worms etc, thereby making it as a very secure OS. सिंपली देखिए ऐसा नहीं बहुत सिक्योर है इसके लिए नहीं आता है. एक्चुअली इसका कम्युनिटी 3% पता नहीं कितना है, आप लोग देख लेना. चूँकि कम है ना तो हमको लगता है, अटैकर को भी लगता है कि शायद ये ना हमारे लिए प्रोमिनेंट मार्केट नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं है. और दूसरी बात, इसका जो अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है या यूज़ करने का तरीका है वो भी थोड़ा अलग है. नेक्स्ट आप लोगों के लिए ना ये एक इन्फॉर्मेशन है कि लेक्चर्स आर फ्री फॉर IT सिक्योरिटी, डिजिटल बैंकिंग, जो भी हमारा IBF में सिक्योरिटी सर्टिफिकेट एग्जाम्स हैं, हम लोग 1 by 1 सारा कवर कर ही रहे हैं, तो वो सब फ्री है. तो हमारा जो ऐप है ना, सो ऐप के ऊपर आप लोगों को क्या मिलेगा, तो ऐप के ऊपर आप लोगों को मिलता है मॉक टेस्ट. और वो मॉक टेस्ट जो है वो एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है. आप एक बार लेक्चर पढ़ लेंगे और मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लोगे तो श्योर एंड शॉर्ट हो जाता है कि हाँ 60% मतलब अच्छा नंबर आएगा ही आएगा. ठीक है, तो ये उसका QR कोड है. तो जस्ट स्कैन दिस QR कोड, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू गूगल प्ले स्टोर एंड फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड गिकी बैंकर ऐप. ठीक है, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए. इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है
कि आगे और अच्छा वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो थैंक यू, यही इन्फॉर्मेशन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी। अब एक बात बताइए कि एप्लीकेशन क्या है। मान लीजिए कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, कोई भी ऐसे ही टुच्चा सा एक प्रोग्राम बनाता हूँ कि कुछ भी, मान लीजिए कि ठीक है ना, डॉक को ना पीडीएफ में चेंज करने का एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है, मतलब मैं ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ कि मैं बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन, कोई सा भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है, छोटा सा, खराब सा, गंदा सा, अच्छा सा। तो अब क्या है कि एप्लीकेशन मान लीजिए जब बन गया है तो एज अ डेवलपर या एज ए स्टेक होल्डर, यूज़र, सबका कंसर्न अपना अपना होगा, है ना। कि मान लीजिए कि एज अ यूज़र, मतलब एज अ यूज़र जो है, मान लीजिए हमारा क्या कंसर्न होगा कि पहले तो सही, मतलब या स्टेक होल्डर के पर्पज से बात करते हैं, डेवलपर यूज़र के प्रोस्पेक्ट से बात नहीं करते हैं कि स्टेक होल्डर क्या चाहेगा कि जो लेजिटिमेट यूज़र हैं वही उसके पास आए, मतलब क्या ऑथेंटिकेशन हो। फिर हम लोग देखेंगे कि ऑथोराइजेशन भी होना चाहिए, किसको कितना एक्सेस देना है, ठीक है, किसको कितना ऑथोरिटी देना है, ठीक है। उसके बाद इंक्रिप्शन होना चाहिए। लॉगिंग तो हर एप्लीकेशन में चाहिए ही चाहिए आज के टाइम में। और उसके बाद एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग ये चाहिए। तो ये मैंने बहुत सिंपली और बहुत बेसिक चीज़ लिखा है यहाँ पे। जब भी हम एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो और भी बहुत कुछ हो सकता है इसमें। जो बेसिक चीज़ है, सबसे पहले कि कोई भी एप्लीकेशन हो तो उसको जो यूज़र यूज़ करेगा तो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन के बाद ही ना होगा यूज़र आईडी पासवर्ड दे करके वो अपना आए, ठीक है। मान लीजिए यदि हम किसी को अलाउ करते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, दैट मीन्स कि वही उसको यूज़ करे, है ना। तो ऑथेंटिकेशन सबसे पहला मेथड होता है, ठीक है। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आजकल चल रहा है, ये लेटर इसी लेक्चर में इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या है, ऑथोराइजेशन है। ऑथोराइजेशन मतलब क्या है कि देखिए, ऑथोराइजेशन मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ABC 3 यूज़र है, तीनों का आपने ऑथेंटिकेट कर लिया, यूज़र आईडी पासवर्ड तीनों ने सही डाला, चलिए हमने बोल दिया हाँ भाई तीनों यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब तीनों में किसको कितना ऑथोरिटी है, हो सकता है कि ये सुपर यूज़र हो या एडमिन हो, रूट यूज़र हो, B हो सकता है नॉर्मल यूज़र हो, C हो सकता है कि हमारा अपना एम्प्लॉय हो, ठीक है, यूज़र है वो भी लेकिन हमारा अपना एम्प्लॉय हो, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेस देंगे, इसको पूरा एक्सेस रहेगा, इसको कम एक्सेस रहेगा। तो ऑथोराइजेशन मतलब क्या है कि अलॉट टू एक्सेस एंड यूज द एप्लीकेशन, क्या उसको मिल रहा है। द एप्लीकेशन ऑफ द यूजर इज ओनली वैलिडेटेड आफ्टर कंपेयरिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑन द यूजर टू अप्रूव द एक्सेस, दस ऑथेंटिकेशन हैज टू बी ऑलवेज बिफोर द ऑथोराइजेशन। पहले ऑथेंटिकेशन होगा फिर उसके बाद ऑथोराइजेशन होता है, ठीक है, क्या क्या एक्सेस कर सकता है, किस किस चीज़ का उसके पास ऑथोरिटी है यूज़ करने का। नेक्स्ट हमारा होता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब वही यूज़र जो इनपुट दे रहा है और ठीक है, और उसको जो इनपुट दे रहा है वो इंक्रिप्टेड हो, सिस्टम तक जाए इंक्रिप्ट होके, ठीक है। इंक्रिप्शन इज द डन टू कीप सेंसिटिव डेटा सेफ व्हाइल फॉलोइंग फ्रॉम एंड यूजर टू क्लाउड इन एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। सबसे सिस्टम में इंक्रिप्शन तो होना ही चाहिए, एंड टू एंड इंक्रिप्शन की हम बात करते हैं। लॉगिंग हो मतलब कि कुछ भी मान लीजिए सिस्टम में हो रहा है तो उसका लॉग जरूर होना चाहिए, मतलब जो भी एक्टिविटी हो रही है। कल के दिन में यदि सिस्टम क्रैश करता है तो मैं देखूंगा कि भाई मेरे एप्लीकेशन में जो है वो कोई ऐसा नहीं हैकर आ गया था जो जानबूझ के उसने कुछ ऐसा चला जिसके कारण मान लीजिए वो आपका सिस्टम क्रैश कर गया, तो इसके लिए लॉगिंग होना चाहिए। एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग ये भी होना चाहिए, स्ट्रैटेजी दैट गारंटी दैट दीज सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर वर्किंग एक्चुअली, उसको वैलिडेट करने के लिए कि आपका सिक्योरिटी कंट्रोल सही काम कर रहा है एप्लीकेशन में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग को रन करोगे। तो ये सब एप्लीकेशन, यदि हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं लेवल सिक्योरिटी की, तो ये सब होता है। नेक्स्ट क्या है, स्कीमा। देखिए स्कीमा का क्या मतलब है कि सिंपली आपका जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर से लेके सब कुछ जो होता है ना वो स्कीमा है। देखिए डेटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ द इंटायर डेटाबेस। इट डिफाइंस हाउ द डेटा ऑर्गेनाइज्ड and how the relation among them are associated. It formulates all the constant that are to be applied on the data. ये स्कीमा है। स्कीमा को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, एक होता है फिजिकल डेटाबेस स्कीमा, एक हो गया लॉजिकल डेटाबेस स्कीमा। फिजिकल वाले में हो गया क्या कि पर्टेन्स टू द एक्चुअल स्टोरेज ऑफ डेटा, इट इज फॉर्म्स ऑफ स्टोरेज लाइक फाइल्स, इंडेसेस, etc. It defines how the data will be stored in the secondary storage.
लॉजिकल क्या होगा कि दिस स्कीमा डिफाइन ऑल द लॉजिकल कॉन्स्टेंट दैट नीड टू बी अप्लाइड ऑन द डेटा स्टोर, डिफाइन स्टेबल व्यूज इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, तो ये सब होता है। तो ये हो गया आपका स्कीमा। नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट कॉमन डेटाबेस कंट्रोल क्या क्या है। सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल आप जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल, अपडेटिंग और डिलीटिंग अ रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एक्सेट्रा। फाइल एंडरिंग कंट्रोल लाइक फाइल मेंटेनेंस, फाइल रिट्रीवल। कंकरेंसी कंट्रोल इनको इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन। कंकरेंसी कंट्रोल जानते हैं, मतलब मान लीजिए कि एक वेरिएबल है ए, उसको कोई प्रोसेस अभी चेंज कर रहा है, मान लीजिए +1 कर रहा है, उसी टाइम में मान लीजिए ये P1 प्रोसेस था, P2 प्रोसेस आके नहीं कर सकता, ये लॉक लगा हुआ है। जब तक कंकरेंसी कंट्रोल कैसे होता है, तो कंकरेंसी कंट्रोल में क्या है कि कंकरेंटली एक ही प्रोसेस जो है वो उस कोई भी वेरिएबल डेटा को चेंज कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल, ऑडिटोरियल कंट्रोल एंड आउटपुट कंट्रोल। अब मैं मान लीजिए यदि मैं बात करूं आउटपुट कंट्रोल की, तो आउटपुट कंट्रोल क्या होता है? आउटपुट कंट्रोल होता है कि मतलब दिस इंश्योर कि प्रॉपर डेटा इन द राइट फॉर्मेट इज प्रेजेंटेड टू द ऑथोराइज्ड यूजर विद ड्यू ऑथेंटिकेशन। मतलब कि मान लीजिए आउटपुट कंट्रोल में कि पहले कि आपको जो डेटा मिले वो सही से सही फॉर्मेट में मिले, और क्या मिले, तो आप जो डेटा एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो पहले आपको ऑथेंटिकेट किया जाए। ऑथेंटिकेट करके आपको देखेंगे कि इसको अथॉरिटी है कि नहीं ये डेटा एक्सेस करने का, जब रहेगा तो आपको जो है अच्छे से फॉर्मेटेड वे में मिलेगा, ठीक है। अब 9 हमारा क्या कि वाइट लेवल एटीएम्स क्या है। वाइट लेवल एटीएम्स क्या है कि जो नॉन बैंकिंग इंटिटीज़ हैं, ठीक है, जनरली हम लोग बोलते हैं एनबीएफसी, ठीक है, जो 1956 कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उस सब को ना वाइट लेवल एटीएम्स को ऑपरेट करने के लिए दिया गया। ये दिया गया था आपको 2007 में, पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट जब आया था ना उसी टाइम में, कि नॉन बैंक एंटिटीज आर परमिटेड टू सेट अप वाइट लेवल एटीएम्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑथोराइजेशन फ्रॉम आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। उस टाइम में ये था कि ये जो एनबीएफसीज होंगे उसको 100 करोड़ का जो है वो कम से कम उसका नेटवर्थ होना चाहिए। देखिए होता क्या है ना, ये सेटअप में वाइट लेवल एटीएम सेटअप में कि एटीएम का सब कुछ जो है कैश देखेगा स्पॉन्सर बैंक, जिसका भी एटीएम आप यूज़ कर रहे हो, और बाद में कि जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क है, ये सब देखेगा जो एनबीएफसी है वो, ठीक है। देखिए टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन वाज द फर्स्ट कंपनी ऑथोराइज्ड बाय द आरबीआई टू ओपन वाइट लेवल एटीएम इन द कंट्री। इट गॉट लॉन्च्ड अंडर द ब्रांड नेम IndiCash. White level ATMs are like normal ATM, however, cash deposit or cash acceptance facility is not permitted at the WLA. ठीक है, the difference is that this ATM doesn't have any branding of a bank. These machines are usually deployed by NBFCs. एक चीज याद रखना है, कभी क्वेश्चन ये ट्रिकी बनाने का होगा तो वो पूछ सकता है कि व्हाइट लेवल एटीएम में कैश मैनेजमेंट कौन देखता है, तो कैश मैनेजमेंट ही स्पॉन्सर बैंक देखता है जिससे वो एटीएम लिया है, मतलब कोई इनको स्पॉन्सर बैंक होगा, ठीक है, करेंसी चेंजेस का हो या नज़दीक में हो या ऐसा कुछ, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं वो लोग, जहाँ से कैश का वो लोग अपना व्यवस्था करते हैं, तो ठीक है। और द बेसिक एरिया ऑफ वाइट लेवल एटीएम इज टू इंक्रीज द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ एटीएम टू इनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि लोगों के पास पैसा निकालने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, 25-30 किलोमीटर, तो वहीं पे अपना जो है एक एटीएम डाल देते हैं, ठीक है। तो वाइट लेवल एटीएम्स में क्या होता है कि किसी बैंक का लोगो नहीं होगा और उसमें जो है वो सब कुछ एनबीएफसी करता है एक्सेप्ट कैश मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज कार्ड ट्रैपिंग। कार्ड ट्रैपिंग क्या है? देखिए कार्ड ट्रैपिंग क्या है कि देखिए क्या करेगा कि मान लीजिए ना आप गए एटीएम पे पैसा निकालने, और जिस स्लॉट में आप कार्ड को डालते हो ना तो वहीं पर उसने स्कैनर या कुछ लगा रखा होगा कि वो आपके कार्ड का ना डिटेल सारा कुछ ले लेगा। एटीएम सिक्योरिटी अटैक वेयर द साइबर क्रिमिनल ट्रैप अ यूजर्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड टू ऑब्टेन द कार्ड डिटेल्स। द क्रिमिनल इंस्टॉल्स अ डिवाइस इनसाइड द कार्ड एक्सेप्टेंस स्लॉट ऑफ एन एटीएम टू ट्रैप द एटीएम कार्ड इनसाइड द कार्ड होल्डर, ठीक है। ये क्या करता है कि आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड को ट्रैप करके आपसे जो है वो इन्फॉर्मेशन लेगा और बाद में फिर उसका कुछ अपना यूज़ करेगा। कहीं कहीं पे जैसे मान लीजिए वो वाला अलाउ होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, टैप एंड गो। तो टैप एंड गो यदि अलाउ है मान लीजिए, और आपका कार्ड यदि मिल जाता है, कोई उसको रेप्लिका बना के यूज़ करना चाहे, तो
कर सकता है बाद में, और भी NFC जहाँ पे इनेबल था नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बाद में कुछ कुछ चेंज हुआ था। तो कार्ड ट्रैपिंग में यही होता है कि आपके कार्ड को ट्रैप करके जो है वो उसमें से इंफॉर्मेशन निकालता है। ATM जैकपॉटिंग क्या होता है कि साइबर मतलब ये जो अटैकर है वो कुछ करता है, मान लीजिए कुछ हार्डवेयर लेवल पे करे या सॉफ्टवेयर लेवल पे करे, वो कुछ करता है जिससे सारा का सारा कैश ATM का बाहर आ जाए। ठीक है, क्या है? ATM jackpotting is the process of manipulating an automated teller machine to dispense cash. These jackpotting operations aim to force the machine to dispense all the cash in its reverse. It can be done in two ways. सॉफ्टवेयर लेवल पे और दूसरा होता है हार्डवेयर लेवल पे। सॉफ्टवेयर लेवल पे क्या कर सकता है कि हैकर्स कैन एक्सप्लॉइट एन ATM टू कंट्रोल इट्स रिमोटली, और दूसरा उसके हार्डवेयर में कुछ चेंज करके सारा का पैसा डिस्पेंस कर ले। तो दिस इज ATM जैकपॉटिंग। नेक्स्ट हमारा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो पहले ऊपर भी हम लोग पढ़ रहे थे। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखिए क्या है, अच्छे से समझिए। देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब कि दो तरीके से यूजर को ऑथेंटिकेट करना। तो मान लीजिए एक तो तरीका है कि यूजर प्लस पासवर्ड दे दें और उसके साथ ही OTP जोड़ दें। एक हो सकता है क्या कि यूजर प्लस ID प्लस पासवर्ड डाल दें, उसके साथ बायोमेट्रिक डाल दें। तो ये हो गया टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दो लेवल पे यूजर को ऑथेंटिकेट करना, कोई इसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या हो गया कि यूजर ID पासवर्ड के साथ OTP या यूजर ID पासवर्ड के साथ बायोमेट्रिक, इस दोनों में से कोई एक चीज़ का यूज़ करना। जनरली होता क्या है, जहाँ पे हम इंट्रानेट की बात करते हैं, बैंक में ऑपरेशन की बात करते हैं, तो बैंक में आप लोग भी करते हैं यूजर ID पासवर्ड प्लस क्या करते हैं, बायोमेट्रिक आपका यूज़ होता है ना। और वैसे यदि आप देखोगे जो भी इंटरनेट पे एप्लीकेशन है तो वहाँ पे यूजर ID पासवर्ड और OTP होगा। तो दिस इज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज रुपे, हमारे बुक में ही दिया हुआ था। रुपे क्या है कि ये हमारा इंडिजीनियस डेबिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क है, ठीक है, टू compete with multinational Visa and Master, helping bank reduce cost of debit card transaction and extending payment network in India। सिंपल सी बात है कि डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन को कम करने के लिए गवर्नमेंट लाया, इंडिजीनियस है, ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग रुपए लाए। तो लेकिन याद रखिएगा कि ये सिर्फ अभी डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये है वाटर सॉफ्टवेयर थ्रेट इन मोबाइल बैंकिंग। एक होता है एमुलेटर अटैक। एमुलेटर जानते हैं क्या होता है? देखिए जब भी डेवलपर मान लीजिए कि एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, तो अब मान लीजिए डेस्कटॉप में तो मोबाइल का व्यू नहीं मिलेगा ना, वैसे ब्राउज़र में होता है। आप यदि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके जाओगे तो ऊपर में ही रहता है, ठीक है, ऊपर में आप देख सकते हो ऑप्शन रहता है, जहाँ पे मैं बहुत पहले हम लोग करते थे, ठीक है, कि वहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, जनरली वहाँ पे ऑप्शन आता है मोबाइल का भी, तो रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए यूज़ करते थे। अब एमुलेटर क्या होता है कि आप इसको इंस्टॉल करोगे और मोबाइल व्यू देख पाओगे कि मोबाइल में कैसे क्या दिखेगा। मोबाइल में एक तरीके से मोबाइल की चीज़ को ना सिमुलेट करना, ठीक है, यहाँ पे आप सिमुलेट करोगे। तो एमुलेटर अटैक में क्या किया जाता है कि फिशिंग या कुछ दूसरे किसी भी तरीके से उसका जो है वो क्रेडेंशियल वगैरह ले लिया जाता है, और फिर एमुलेटर में ना वो जैसे IMEI नंबर और ये सब रेप्लिकेट कर देते हैं जो आपके एक्चुअल मोबाइल में है, और फिर जो है वो आप एक्सप्लॉइट करते हैं, आपका बैंक अकाउंट पे ही डाका डालेंगे और क्या करेंगे। तो एमुलेटर अटैक में यही करते हैं कि एमुलेटर का यूज़ करके हम लोग जो है वो फ्रॉड करते हैं, हम लोग नहीं, फ्रॉडस्टर फ्रॉड करता है। बैंकिंग ट्रोजन्स क्या होता है, जो ट्रोजन ऐसे भी आप जो ट्रोजन आपके वेब पेज में ये होता है ना, ऐसे ही बैंकिंग ट्रोजन मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाता है यदि आप कुछ सर्व कर रहे हो तो। इसमें जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिम स्वैप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम स्वैप में क्या होता है कि इसको अच्छे से समझिए। सिम स्वैप में क्या होता है, पहले इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि मैंने ना बहुत पहले एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक बिजनेसमैन का क्या हुआ कि सुबह सुबह उठता है, वो देखता है कि उसके मोबाइल पे कुछ ना मिस्ड कॉल आए हुए हैं, ठीक है, और मिस्ड कॉल आया हुआ है, और सुबह फिर उसने उस पर मिस्ड कॉल पे अपना कॉल किया तो कुछ हुआ नहीं, देखा तो बैंक से उसके कुछ 1-2 करोड़ रुपया निकल गया था, ठीक है। तो हुआ क्या था कि और जब वो कॉल कर रहा था तो वो लग नहीं रहा था कॉल, क्योंकि ना उसका सिम ब्लॉक था, बंद था।
तो जब वो कॉल किया, पता लगाया, तो पता चला नहीं, आपने ही तो रिक्वेस्ट किया था दूसरे सिम के लिए, रात में रिक्वेस्ट किया था। तो मतलब जो भी टेलीकॉम प्रोवाइडर जिसका भी, वो जियो एयरटेल जिसका भी यूज़ कर रहा हो, तो उसने कहा कि नहीं, आप तो रात में ही रिक्वेस्ट किया था दूसरे सिम के लिए, मैंने तो इशू भी कर दिया और आपका तो सिम यूज़ भी हो रहा है। तब उसको पता चला बिजनेसमैन को, अच्छा ये बात हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं जियो का सिम यूज़ करता हूँ फॉर अ वाइल। अब मान लीजिए जियो का सिम यूज़ करता हूँ और आपको पता चल गया है कि किस नाम से ये सिम है, ठीक है, क्या मोबाइल नंबर है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ। तो अब मान लीजिए एक्चुअल यदि फ़ोन करके कोई बोले कि हाँ ये नंबर ना सर मेरा खो गया, आप मेरा नंबर के बारे में हैकर बताएगा कि ये मेरा नंबर है, खो गया है, तो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए क्या करता है वहाँ का सर्विस वाले लोग, आपको डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, लास्ट रिचार्ज पूछेगा, कुछ पूछेगा जो आपको पहले से पता रहेगा। तो कहेगा ठीक है सर ये मेरा खो गया है, ये आप इसको ये बंद कर दीजिए, ये हमें आप नया इशू कर दीजिए, बस हो गया। उसके पास सिम चला गया, एक तरीके से आपका मोबाइल फ़ोन उसके पास चला गया तरीके से, मतलब आप मान सकते हो, क्योंकि OTP अब उसके पास आएगा, सारा इन्फॉर्मेशन तो उसके पास आएगा, ठीक है ना। तो सिम स्वैपिंग में क्या होता है कि यही होता है कि हैकर क्या करेगा कि आपके सिम के बदले वो अपना सिम एक इशू करा लेगा, इन्फॉर्मेशन लेकिन उसको पहले से पता होगा तब, और एक बार सिम आ गया, अब बैंकिंग डिटेल है, तो फिर वो जो चाहे आपके साथ कर सकता है। दैट इज सिम स्वैपिंग। फेक बैंकिंग ऐप्स भी होता है। देखिए फेक बैंकिंग ऐप से बचने के लिए ना एंटी रोग सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एंटी रोग या ब्रांडिंग प्रिजर्वेशन, बहुत सारा वर्ड यूज़ होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी बैंक है, ABC बैंक है, ABC बैंक क्या करेगा, यदि वो एंटी रोग एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रखा है तो उसके नाम पे, ABC के नाम पे यदि कोई कुछ भी वेब स्पेस में डालेगा ना, उसको पता चल जाएगा। यदि प्ले स्टोर पे वो उसके नाम से फेक मोबाइल ऐप डाल दिया है या वेब स्पेस में उसने फेक वेबसाइट बना रखा है, तो उसको जो है वो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फेक बैंकिंग ऐप्स बना करके वो यूजर से इंफॉर्मेशन लेंगे, फिर उसको जो है वो फिर वही ठगेंगे और क्या करेंगे। मोबाइल फिशिंग वही नॉर्मल फिशिंग, जैसे आप ईमेल भेज करके आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेते थे, यहाँ पे टेक्स्ट भेज के आप करते हो। मेन द मिडिल अटैक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मोबाइल से किसी को हम कुछ भेज रहे हैं, तो बीच में वो आपके पैकेट को, जो भी आप सेंड कर रहे हैं डेटा पैकेट को इंटरप्रेट करके, और फिर वो जो है वो अपना पैकेट इंसर्ट करेगा, और एक तरीके से आपका जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए यूज़फुल यदि रहेगा तो उसमें से कुछ निकालेगा और आपको फिर उसी से परेशान करेगा या आपका वो हैक करेगा। तो मेन इन द मिडल अटैक में ये होता है। क्लिक जैकिंग क्या है? देखिए क्लिक जैकिंग को अच्छे से समझिए। क्लिक जैकिंग क्या है कि मान लीजिए एक वेब पेज है, ठीक है, वेब पेज में मान लीजिए आप देखते हैं क्लिक मी लिखा रहता है, ठीक है, तो एक्चुअली में हो सकता है क्लिक मी के ऊपर में ना कोई ट्रांसपेरेंट टैग भी हो, आई फ्रेम टैग का यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। अब मान लीजिए जब आप करोगे कि मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं कि टॉप 15 कॉलेजेस फॉर कंप्यूटर साइंस इन इंडिया, तो मान लीजिए अच्छा साइट भी आएगा, कुछ फेक साइट भी आएगा, तो आएगा कि PDF डाउनलोड करिए, या फिर नहीं भी रहेगा, लगेगा कि व्यू ऑल द कॉलेजेस, ठीक है। अब जैसे व्यू करोगे तो हो सकता है एक मैलवेयर जो है वो आपके सिस्टम में डाउनलोड होके आ जाए। तो ऐसा जब भी होगा, जब भी मैलवेयर डाउनलोड होके आएगा जो आपने डाउनलोड नहीं किया है, ठीक है, तो आप उसको तुरंत डिलीट करो। तो क्लिक जैकिंग में क्या होता है कि आप क्लिक कर रहे हो किसी और चीज़ को, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट टैग जो है वो बना होता है, जो यूज़र को दिखता नहीं, उसको दिखता है। मान लीजिए कि हम कुछ सर्च कर रहे थे, ठीक है, तो मुझे दिखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक, ठीक है, क्लिक, लेकिन जब आप क्लिक करोगे ना तो हो सकता है और कुछ डाउनलोड हो जाएगा, या हो सकता है आपको कहीं और पे वो लेकर के चले जाए सिस्टम को। या मोबाइल के केस में भी ये होता है, एक पॉपुलर अटैक आया हुआ था कि उसमें क्या हुआ था, क्लिक जैकिंग ही हो रहा था कि जैसे मान लीजिए ना कोई पर्टिकुलर ऐप आदमी डाउनलोड कर रहा था, तो ऐप को डाउनलोड करने के साथ ही क्या हो जा रहा था कि वो आपसे ना सारा, अब मान लीजिए कोई भी ऐप आप डाउनलोड करते हो तो क्या होता है कि उसमें परमिशन मांगता है ना कि कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने का दीजिए परमिशन, कैमरे को एक्सेस करने का दीजिए परमिशन, आपसे परमिशन 1 by 1 मांगता है। लेकिन वो ऐसा ऐप था कि जैसे मान लीजिए क्लिक हुआ, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अपने आप ही वो एक तरीके से ना आपके मोबाइल को ना अपने कब्जे में ले लेता था वो, फिर आप जो भी टाइप करते, जो भी एक्टिविटी करते, वो अपने हैंडलर को भेज रहा है। तो क्लिक जैकिंग में यही होता है कि ये ट्रांसपेरेंट टैग्स बना करके लेजिटिमेट टैग के ऊपर में एक तरीके से वहाँ पे वो रखते हैं। आप जैसे क्लिक करोगे तो आप क्लिक कुछ और करोगे
और इसके लिए जो है वो क्लिक कुछ और हो जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है क्लिक चेकिंग। तो ये हमारा 11 जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यू नो ऑल वेरी वेल कि लेक्चर्स आर फ्री। मॉक टेस्ट और पीडीएफ देखने के लिए जो है वो आप ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है। बहुत मिनिमम चार्ज रखा है मैंने इसका, ठीक है। ये क्यूआर कोड है अपना, तो क्यूआर कोड आप यहाँ पे इसे स्कैन करेंगे कैमरे से, तो आपको ये गूगल प्ले स्टोर पे लेके जाएगा, जहाँ से आप ये ऐप डाउनलोड कर पाओगे। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe if you have not subscribed yet. Join our Telegram channel. This is our Telegram channel, and our app is available for both Android and iOS platform. For any query, any suggestion, if you think I need to improve anywhere, then please tell me. This is our mobile number, so you can drop a message over here. ठीक है। एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप ऑनेस्ट रेटिंग दीजिए, आपको जो भी आपको जैसा भी ठीक लगे। और दूसरा कि यदि आपको चैनल का कंटेंट सही लग रहा है तो इसको प्लीज़ शेयर करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो थैंक यू।